यदि वो बीस्ट किंग दायरे की स्कारलेट फ्लेम लायन के लौटने तक इंतजार करता तो वो चाहकर भी नहीं जा सकता। झपट्टा मारना। रुद्रसेन ने बाहर उड़ान भरी। अचानक रुद्रसेन को अपनी पीठ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। भले ही उसके चारों ओर अंधेरा था और दृश्यता बेहद कम थी, रुद्रसेन ने देखा कि हवा में हल्का उतार चढ़ाव था, ईश्वरीय चेतना का उतार चढ़ाव। उसने भौहें चढ़ा दी। ये ईश्वरीय चेतना के कृषक के उतार चढ़ाव होना था। कोई क्षेत्र को स्कैन करने के लिए ईश्वरीय चेतना का उपयोग कर रहा था। रुद्रसेन ने जल्दी से ईश्वरीय चेतना को चकमा दिया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। रुद्रसेन को यकीन था कि ये बलिदान के पुरुष थे। उन्होंने उस दृश्य को याद किया जब उन्होंने पहली बार बलिदान के पुरुषों का सामना किया था। बलिदान के पुरुषों के नेता के अलावा 7वीं आकाशीय परत के बलिदान के 2 पुरुष, 5वीं आकाशीय परत के बलिदान के 2 पुरुष और 14वें आकाशीय परत के बलिदान के 2 पुरुष थे। अब मार्शल किंग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में बलिदान का एक आदमी, मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में बलिदान के 2 पुरुष और मार्शल किंग दायरे के 4थे स्वर्ग में बलिदान के 5 पुरुष उसके द्वारा मारे गए थे। अब मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में बलिदान के केवल 4 पुरुष, मार्शल किंग दायरे के 7वें स्वर्ग में बलिदान का एक आदमी और मार्शल किंग दायरे के 4थे स्वर्ग में बलिदान के 2 पुरुष थे। इसके बारे में सोचकर रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडा लग रहा था। चूंकि वे लोग उसे खोजने के लिए ईश्वरीय चेतना का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उसे चुपचाप उनसे छुटकारा पाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सनसनाहट। रुद्रसेन ने डार्क एस्केप स्किल का इस्तेमाल किया और चुपचाप गायब हो गए। ये डार्क एस्केप स्किल बहुत जादुई था। इसने सीधे तौर पर बलिदान के पुरुषों की ईश्वरीय चेतना का पता लगाने से परहेज किया। उन्होंने 4थी आकाशीय परत मार्शल किंग क्षेत्र के बलिदान के एक व्यक्ति को बंद कर दिया। बलिदान का आदमी एक बड़े पेड़ में अपनी पीठ के साथ छिपा हुआ था। ये पीछे से चुपके हमले को रोकने के लिए था। इस समय 4थी आकाशीय परत मार्शल किंग क्षेत्र के बलिदान के आदमी ने सावधानी से चारों ओर देखा। ईश्वरीय चेतना की लहरें उनके केंद्र के रूप में सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। रुद्रसेन ने खुद को गहराई से छिपा लिया। ये बलिदान के इस आदमी की हत्या करने का समय नहीं था, क्योंकि एक बार जब उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से बलिदान के आदमी की ईश्वरीय चेतना द्वारा पता लगाया जाएगा। बलिदान के इस आदमी को मारने का सबसे अच्छा समय तब था जब वो थका हुआ था। रुद्रसेन सबसे अनुभवी हत्यारे की तरह थे, जो जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लानत है, वो बच्चा कहाँ छिपा है? 1 घंटे बाद मार्शल किंग दायरे के 4थे स्वर्ग में बलिदान के आदमी ने शाप दिया। वो 1 घंटे से बिना कुछ पाए अपनी दिव्य भावना से खोज कर रहा था, इसलिए वो थका हुआ महसूस करने लगा था। उसका साथी दूर से चिल्लाया, अमित, क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ नहीं। वो बच्चा शायद अभी भी बीस्ट किंग के क्षेत्र की गहराई में छिपा हुआ है। हो सकता है कि उसे स्कारलेट फ्लेम लायन ने भी खा लिया हो। अमित नामक कृषक ने अपने होंठ से कोड़ लिए। वो बच्चा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। थोड़ी देर आराम करें और अपनी दिव्य भावना के साथ खोज जारी रखें। हम उस बकोरे को भागने नहीं दे सकते। दूसरा व्यक्ति फिर बोला, समझ गया। अमित नामक दिव्य वॉरियर ने जवाब दिया। वो एक पेड़ के सहारे झुक गया और आराम करने बैठ गया। उसने जंगल की घुप-पंधकाली गहराइयों पर नजर डाली और शराब की एक बोतल निकालकर पी ली। काश्तकारों के लिए शराब पीना सामान्य बात थी। उनमें से अधिकांश ने इसे पानी की तरह पिया, क्योंकि सर्वालोक महाद्वीप की शराब में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम थी। मेरा मौका यहाँ है। अंधेरे में छिपे हुए रुद्रसेन ने अचानक महसूस किया कि उनकी आंखें चमक उठीं। ये वो पल था जब अमित सबसे ज्यादा रिलैक्स थे। उसकी हत्या करने का ये सबसे अच्छा समय था। सनसनाहट। रुद्रसेन चुपचाप गायब हो गए। बज़। अचानक आकाश से एक ठंडी रोशनी उतरी जो सीधे उसके लिए बढ़ रही थी। एक पेड़ पर आलस्य से आराम कर रहे अमित के हावभाव में अचानक परिवर्तन आया। जब उसने देखा कि तलवार चलाने वाला आदमी कौन है, तो उसका चेहरा अत्यधिक शौक से भर गया। ये वो व्यक्ति था जिसका वे पीछा कर रहे थे। वो वास्तव में ठीक हो गया था और चुपचाप उनकी दिव्य भावना से बच गया था। अमित शौक हो गया। वो चकमा देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चिल्लाना चाहता था और दूसरों को सूचित करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि अमित अपना मुंह खोल पाता, अमित को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ और वो अब बोल नहीं पाया। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मरने से पहले अमित के अंतिम विचार उसके दिमाग में कौंध गए। ओह! रुद्रसेन ने एक लंबी सांस ली। अमित को मारना बहुत खतरनाक था, लेकिन कम से कम वो सफल हो गया। सनसनाहट। रुद्रसेन नहीं रुके। वो जल्दी से निकला और मार्शल किंग राज्य के 4थे स्वर्ग के कृषक की ओर दौड़ा। ये कृषक भी रिलैक्स की स्थिति में था। रुद्रसेन के लिए इस व्यक्ति की हत्या करने का ये अच्छा अवसर था। इस कृषक की स्थिति हत्या के लिए अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि वो 1000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी पर पालथी मारकर बैठा था। उसके आसपास के वातावरण को ढकने के लिए कुछ भी नहीं था। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। इस व्यक्ति ने वास्तव में ऐसी जगह चुनी, क्या इसलिए क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था, या वो उसे नीची दृष्टि से देख रहा था? हालांकि इस व्यक्ति की हत्या करने के लिए ऐसी जगह उसके लिए अधिक उपयुक्त थी। बलिदान का आदमी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ था। वो काफी आराम कर चुका था और अपनी दिव्य भावना के साथ खोज करने वाला था।
लेकिन इस समय डेथ वॉरियर को अपने पूरे शरीर को ढके हुए एक ठंडी और उदास आभा महसूस हुई। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत तेज थी। जब रुद्रसेन ने अपना हत्या इरादा जारी किया तो उसे पहले से ही आने वाले खतरे का आभास हो गया था। हालांकि उसके लिए प्रतिक्रिया करने के लिए पहले ही देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण एक लंबी तलवार उसके सीने में घुस गई। इस डेथ वॉरियर को भी रुद्रसेन ने चाकू मारकर मार दिया। 2 और। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। अंतिम 2 लोग भी 2 सबसे मजबूत थे। एक मार्शल किंग राज्य के 7वें स्वर्ग पर था और दूसरा मार्शल किंग राज्य के 10वें स्वर्ग पर था। उन्हें मारना आसान नहीं होगा। डेथ वॉरियर के शव को देखकर रुद्रसेन को एक अद्भुत विचार सूझा। उन्हें डेथ वॉरियर के इंटरस्पेशल रिंग में रात के कपड़ों का एक सेट मिला। रुद्रसेन ने रात के कपड़े पहने और अपना चेहरा ढक लिया। वो जल्दी से बलिदान के 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य की ओर बढ़ा। ये 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य का डेथ वॉरियर एक चट्टान के सामने पालथी मारकर बैठा था, जिससे पीछे से किसी को उस पर चुपके से हमला करने की संभावना बंद हो गई। इस व्यक्ति की सतर्कता पहले से ही बहुत अधिक थी। जब उन्होंने रुद्रसेन को दौड़ते हुए देखा तो वो खड़े हो गए। सर, मुझे यहाँ एक खजाना मिला है। रुद्रसेन ने तीसरे भाई जू की आवाज की नकल की। 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के विशेषज्ञ ने पूछा, ये क्या है? आप अपना पद छोड़कर बिना अनुमति के यहाँ क्यों आए? हालांकि उनके स्वर में दोष का संकेत था, लेकिन रुद्रसेन जानते थे कि डेथ वॉरियर की आंखें चमक रही थीं। वो नकली खजाने में दिलचस्पी रखता था। सर, एक नजर डालें और आपको पता चल जाएगा। रुद्रसेन चला गया। चूंकि आकाश में अंधेरा था और रुद्रसेन ने रात के कपड़े पहने थे, साथ ही उन्होंने तीसरे भाई जू की आवाज की नकल की। 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर ने यह नहीं पहचाना कि रुद्रसेन नकली था। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचा किया और 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर के सामने आ गए। नहीं, आप तीसरे भाई जू नहीं हैं, आप नकली हैं। अचानक 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया और रुद्रसेन पर हमला किया। 1000 मीटर की दूरी पर डेथ वॉरियर्स के नेता ने भी हंगामा सुना और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वो बच्चा प्रकट हुआ होगा। हुश! बलिदान के पुरुषों का नेता कूदकर मार्शल किंग राज्य के 7वें स्वर्ग में बलिदान के पुरुषों की ओर दौड़ा। उसी समय 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर ने अपने हमले की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन रुद्रसेन ने पहला कदम उठा लिया था। उन्होंने अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल किया। एक कृपाण प्रकाश ने स्वर्ग और पृथ्वी को छेद दिया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया और तुरंत 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर की ओर बढ़ गया। ये एक कृपाण प्रकाश था जिसमें एक कृपाण सोल थी और इसकी शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। कृपाण की रोशनी एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव छोड़ती हुई दौड़ी और तुरंत 7वें स्वर्ग मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर को डुबो दिया। यदि इस व्यक्ति ने अपने शरीर और रक्षात्मक मैजिक के खजाने की रक्षा के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग किया होता तो वो रुद्रसेन के हमले को रोक सकता था, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें इससे निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। रुद्रसेन का हमला बहुत अचानक था। नहीं, मार्शल किंग राज्य के 7वें स्वर्ग के बलिदान के आदमी ने एक भयानक रोना छोड़ा। कैश! अगले ही पल वो सीधे चमकदार कृपाण की रोशनी से आधे में कट गया। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। डेथ वॉरियर्स के नेता पहले ही दौड़ पड़ा था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे उसने देखा कि उसके अधीनस्थ को रुद्रसेन द्वारा मारा जा रहा है। वो दहाड़ता हुआ अपनी लंबी कृपाण निकाली। झंझना! लंबी कृपाण चली गई और एक जानलेवा आभा फैल गई। 36 कृपाण की रोशनी सीधे रुद्रसेन की ओर बढ़ गई। क्या भयानक कृपाण तकनीक है! रुद्रसेन चौंक गए। डेथ वॉरियर्स के नेता की खेती वास्तव में भयानक थी। रुद्रसेन ने 36 कृपाण रोशनी से एक अदम्य दबंग आभा महसूस की। कृपाण तकनीक सबसे दबंग हमलों में से एक थी जो पूर्ण शक्ति के साथ सब कुछ कुचल देती थी। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और उसे क्षितिज रूप से अपने सामने रख लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! लगातार 36 कृपाण रोशनी ने ब्लैक ड्रैगन तलवार पर जमकर बमबारी की और रुद्रसेन को उड़ते हुए भेज दिया गया। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन का शरीर एक पहाड़ से टकराया। पूरा पहाड़ ढह गया, जिससे रुद्रसेन खंडरों में दब गए। रुद्रसेन दर्द से कराह उठे। मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में एक कृषक वास्तव में शक्तिशाली था। इस आघात ने रुद्रसेन की जान लगभग छीन ली थी। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखें बेहद गरिमापूर्ण हो गईं। बैंग! मलबा हवा में उड़ गया। अगले ही पल रुद्रसेन खंडहर से बाहर कूद गए। लड़के, 11 लोग, तुमने हमारे 11 बलिदान पुरुषों को मार डाला। तुम मरने के लायक हो। बलिदान के पुरुषों के नेता ने रुद्रसेन को उदास आंखों से देखा।
आपके स्वर को देखते हुए आपको यादव कबीले का प्रत्यक्ष वंशज होना चाहिए, है ना? आपका जीवन कीमती है और इसकी तुलना इन बलिदान के पुरुषों से नहीं की जा सकती है। आप चले क्यों नहीं जाते? मैं आपकी जान बख्श दूंगा। रुद्रसेन की बातें सुनकर बलिदान के पुरुषों का चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया। क्या इस लड़के ने ये कहने की हिम्मत की कि वो अपनी जान बख्श देगा? क्या वो नहीं जानता था कि वो अब किस स्थिति का सामना कर रहा है? क्या इस लड़के ने सोचा था कि वो मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में एक विशेषज्ञ को मार सकता है, जिसने एक शक्तिशाली जादुई हथियार के साथ कृपाण आत्मा को संघनित किया था? वो कितना मूर्ख था। बलिदान के पुरुषों के नेता ने रुद्रसेन को तिरस्कार और शीतलता से देखा और कहा, लड़के, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम इतनी बेशर्मी से घमंड करने का साहस करते हो। ये वास्तव में मेरे लिए आंखें खोलने वाला है। मैं तुम्हें बाद में सीधे नहीं मारूंगा। मैं पहले तुम्हारे रहस्यों का पता लगाऊंगा और फिर तुम्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करूंगा। मैं तुम्हें इस बात का स्वाद चखाऊंगा कि मृत्यु से भी बदतर जीवन जीना कैसा होता है। बूम! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बलिदान के पुरुषों का नेता बाहर कूद पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्रसेन की ओर विस्फोट किया। झटके में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और एक पल में विस्फोट हो गई। स्काई डोमिनेटिंग थंडर तकनीक। रुद्रसेन गुर्राए और स्काई डोमिनेटिंग थंडर तकनीक चलाई। उसके हाथ में एक वज्रपात संघनित हो गया। रुद्रसेन डरे नहीं और बलिदान के पुरुषों के नेता की ओर दौड़े। बैंग! एक धरती हिलाने वाले धमाके के साथ रुद्रसेन और बलिदान के पुरुषों के नेता जमकर टकराए। डेथ वॉरियर्स नेता के हमले के तहत स्काई टायरेंट रीजनिंग आर्ट द्वारा संघनित बिजली का गोला टूट गया था। रुद्रसेन को डेथ वॉरियर्स नेता के हमले से उड़ते हुए भेज दिया गया। स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट काफी शक्तिशाली था, हालांकि इस डेथ वॉरियर्स नेता की साधना का स्तर बहुत अधिक था। बलिदान के पुरुषों के नेता उदासीन लग रहे थे। वो तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़े और हमला करने के लिए फिर से अपना दाहिना हाथ उठाया। बलिदान के पुरुषों के नेता को दुश्मनों से लड़ने में बहुत अनुभव था। सफल हमले के बाद वो रुका नहीं और रुद्रसेन पर हमला करता रहा। वो रुद्रसेन को वापस लड़ने का मौका नहीं देना चाहता था। ये हमला और भी शक्तिशाली था। रुद्रसेन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। जैसे ही डेथ वॉरियर्स नेता का हमला रुद्रसेन के शरीर पर उतरने वाला था, रुद्रसेन की पीठ पर सुनहरी ऊर्जा के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पंख अचानक फड़फड़ाए। हुश हुश! रुद्रसेन जल्दी से दर्जनों मीटर पीछे हट गए और डेथ वॉरियर्स नेता के हमले को चकमा दे दिया। वो हवा में तैरता रहा और हिंसक रूप से हाँफने लगा। हालांकि उन्होंने केवल कुछ ही प्रहारों का आदान प्रदान किया था, लेकिन ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ताकत एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। ये किसी के शरीर पर एक बड़ी खपत थी, खासकर किसी की मानसिक शक्ति पर। जब किसी की मानसिक शक्ति पर्याप्त होती थी तो वो आधे प्रयास के साथ दुगने परिणाम प्राप्त कर सकता था, लेकिन जब किसी की मानसिक शक्ति समाप्त हो जाती थी तो उसका शरीर भी बेहद थका हुआ महसूस करता था। किसी विशेषज्ञ से लड़ने से निश्चित रूप से बहुत अधिक मानसिक शक्ति की खपत होगी, जिससे व्यक्ति का शरीर थका हुआ महसूस करेगा। तुम्हारे पास अपनी आस्तीन में बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझसे बच सकते हो? तुम गलत हो। आज मैं तुम्हें अपनी प्राचीन दिव्य शक्ति दिखाऊंगा, ब्लड सी मुट्ठी कौशल। अपनी आवाज के साथ बलिदान के पुरुषों के नेता ने ब्लड सी मुट्ठी कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई और रुद्रसेन पर हमला कर दिया। बज़! इसके बाद उसके शरीर से अनंत लाल रंग की रोशनी निकली। उस आदमी का डेंटियन लाल रंग के सागर में बदल गया। ब्लड सी के देवता! समुद्र से एक गहरी गर्जना आई और लाल रंग के लबादे में एक रहस्यमय आदमी समुद्र से बाहर चला गया। ये ब्लड सी का देवता था जो उसकी मार्शल आत्मा द्वारा प्रकट हुआ था। लाल रंग की आकृति तुरंत बलिदान के पुरुषों के नेता के साथ विलीन हो गई। कट कट कट! हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने की आवाज बलिदान के पुरुषों के नेता के शरीर से आई। उसका शरीर वास्तव में पूर्ण आकार से फूल गया। ये इतना चौंकाने वाला था कि विश्वास करना मुश्किल था। ब्लड सी के देवता और बलिदान के पुरुषों के नेता के पूर्ण संयोजन के साथ उनकी आभा पागलों की तरह बढ़ गई। युद्ध शक्ति बढ़ाएं! रुद्रसेन भयभीत हो गया। ये बहुत डरावना था। बलिदान के पुरुषों का नेता मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में था।
रुद्रसेन को पहले ही उनसे निपटने में कठिनाई हो रही थी और वे उनके द्वारा दबाए भी जा रहे थे। अब बलिदान के पुरुषों का नेता ब्लड सी के देवता के साथ विलीन हो गया था, जिसे उसकी मार्शल आत्मा द्वारा संघनित किया गया था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। उससे निपटना और भी कठिन होगा। द आर्कियन टैबू स्किल, कवरिंग हैंड मेथड। हवा चलती है, बादल उड़ते हैं। रुद्रसेन ने गंभीर आवाज में चिल्लाया। उसने कुछ भी वापस नहीं रखा। वो अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग कर रहा था। द ग्रेट कवरिंग हैंड को आर्कियन टैबू स्किल के रूप में जाना जाता है। ये आर्कियन ड्रैगन स्क्यू एलिफेंट स्किल में रजिस्टर्ड एक सुप्रीम आक्रामक कौशल है। बूम बूम बूम। एक विशाल हाथ जो आसमान को मिटा सकता था, संघनित हुआ और बलिदान के पुरुषों की ओर गोली चला दी गई। ये कौन सा गुप्त कौशल है? ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बलिदान के पुरुषों के नेता ने विशाल हाथ की भयानक आभा महसूस की। यहां तक कि बलिदान के पुरुषों का नेता, जो इतना शक्तिशाली था, चौंक गया। वो रुद्रसेन के हमले से खतरनाक की महसूस कर सकता था। बलिदान के पुरुषों के नेता को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में था। मार्शल जनरल दायरे का एक कल्टीवेटर मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग के कल्टीवेटर के हमले को रोक सकता था। ये बहुत अविश्वसनीय था, लेकिन ये उसकी आंखों के सामने हुआ। लड़के, तुमने मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह से छुपाते हो। बलिदान के पुरुषों के नेता ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में शौक को दबाया। बलिदान के पुरुषों के नेता के शौक की तुलना में रुद्रसेन इस समय ज्यादा खुश थे। उनकी राय में रुद्रसेन उनसे बच नहीं सके, क्योंकि उन्होंने कृपाण आत्मा पर महारत हासिल कर ली थी। कृपाण आत्मा एक प्रकार की धारणा थी। इसे कृपाण धारणा कहा जा सकता था। कल्टीवेटर ने कृपाण को चमक की इच्छा दी और कृपाण आत्मा का गठन किया। जिस कृपाण ने रुद्रसेन पर हमला किया था, वो ऐसा ही हमला था। ये यिन और यांग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के हमले के लगभग बराबर था। मेरे पास अपनी आस्तीन में बहुत सी तरकीबें हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहीं मर जाओगे। रुद्रसेन ने उपहास किया। बलिदान के पुरुषों का नेता उदास लग रहा था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, लड़के, देखते हैं आखिर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। सनसनाहट। बलिदान के पुरुषों के नेता ने अपनी लंबी कृपाण निकाली। रुद्रसेन गंभीर लग रहे थे। बलिदान के पुरुषों का नेता स्पष्ट रूप से अपनी अद्भुत कृपाण तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। यह एक ऐसा हमला था जिसने कृपाण धारणा को समझा था। छोटे लड़के, तुम पिछली बार मेरे ब्लेड से नहीं मरे। तुम वास्तव में भाग्यशाली हो, लेकिन इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। बलिदान के पुरुषों के नेता ने उपहास किया। ब्लड सी मूसला। बलिदान के पुरुषों का नेता ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगले ही पल बलिदान के पुरुषों का नेता बाहर कूद गया और चील की तरह आकाश में उड़ गया। वो आकाश से उतरा और अपनी कृपाण से रुद्रसेन पर हमला कर दिया। रुद्रसेन ने महसूस किया कि ब्लेड सिल्वरेट की घनी संख्या दिखाई दे रही है। उसके चारों ओर कृपाण की चमक दाहक थी। वो नहीं जानता था कि कितनी कृपाण किरणें उस पर हमला कर रही हैं। ये एक बेहद डरावना हमला था। हमले के बाद रुद्रसेन भ्रम में पड़ गए। तुम मेरे मन को परेशान करना चाहते हो? रुद्रसेन उदासीन लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दिव्य इच्छा का उपयोग किया, जो यिन और यांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के बराबर था। दुनिया को दिव्य इच्छा से देखना दुनिया को अपनी आंखों से देखने से अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य की आंखें आसानी से अंधी हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई अपनी आध्यात्मिक इच्छा से दुनिया को देखता है। जब रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जांच की, तो उन्होंने पाया कि घनी भरी कृपाण रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जब तक कृपाण की रोशनी उसकी ओर बढ़ती रही, चिलचिलाती धूप तलवारबाजी। रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार लहराई और बाहर निकल गया। धधकता हुआ सूरज आकाश में उगाया। तलवार की रोशनी देदीप्यमान थी। घनी भरी तलवार दूसरे पक्ष की ओर खिसक गई। झनझनाना। दोनों तरफ से हमले जमकर टकराए। अत्याचारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव बह गया, जिससे दोनों लगातार पीछे हटते रहे। इस समय बलिदान के पुरुषों के नेता ने उपहास किया। उसने अपनी लंबी कृपाण लहराई और रुद्रसेन पर फिर से वार किया। निडर भगवान की 9 ब्लेड। कृपाण के बाद कृपाण नीचे आ गए। प्रत्येक स्लैश की शक्ति पिछले वाले की तुलना में अधिक मजबूत थी। अंत में 9 कृपाण रोशनियां बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि 9 कृपाण रोशनियां एक पल में दुनिया को अलग करने में सक्षम हैं।
जब 9 कृपाण रोशनियां ढह गईं तो वे तुरंत एक चमकदार कृपाण रोशनी में विलीन हो गईं। मर्ज की गई कृपाण रोशनी 100 मीटर लंबी थी। इसने एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव और चमकदार रोशनी का अनुभव किया। वो रुद्रसेन की ओर जोर से फिसल गई। कितनी शक्तिशाली हमला है! रुद्रसेन के रोंगटे खड़े हो गए। हुआंगकुई परत के 10वें तियान का एक ऋषक भयानक था। मार डालो! रुद्रसेन दहाड़ने लगा। शक्तिशाली वास्तविक की ब्लैक ड्रैगन तलवार में डाली गई। रुद्रसेन के उन्मादी आग्रह के तहत ब्लैक ड्रैगन तलवार पर रून विकृत होने लगे। ब्लैक ड्रैगन तलवार से काली गैस की लहरें निकलीं। इस समय ब्लैक ड्रैगन तलवार की शक्ति ठीक होने लगी। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और 100 मीटर लंबी विशाल कृपाण रोशनी की ओर बढ़ रहा था। झनझनाना! एक धरती को चकनाचूर कर देने वाली आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी हुई थी और नेता के हमले से टकरा गए थे। ब्लैक ड्रैगन तलवार ने ड्रैगन की धाड़ निकाली। रुद्रसेन की तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सीधे नेता की कृपाण रोशनी को तोड़ दिया। कृपाण रोशनी तोड़ने के बाद रुद्रसेन तुरंत नेता के सामने पहुंच गए। उसने अपनी तलवार लहराई और नेता की ओर वार किया। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। जब वो दौड़कर आया तो नेता के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। रुद्रसेन की तलवार पहले ही कट चुकी थी। तुमने मेरी कृपाण तकनीक तोड़ दी! बलिदान के पुरुषों के नेता ने अविश्वास में चिल्लाया। उसका ब्लेड भयानक रूप से शक्तिशाली था। मृत्यु सैनिकों के नेता को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था, लेकिन रुद्रसेन ने उसका ब्लेड तोड़ दिया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। यह तलवार है। इसके बाद नेता ने रुद्रसेन के हाथ में तलवार को देखा। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। रुद्रसेन के हमले का सामना करते हुए नेता ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर में पृथ्वी ऊर्जा की एक मोटी परत से ढका हुआ था। झनझनाना! रुद्रसेन की तलवार ऐसे गिरी जैसे कि वो किसी जादुई हथियार से टकराई हो। पृथ्वी ऊर्जा ढाल! रुद्रसेन के हाव भाव अचानक बदल गए। उसका हमला 100 मीटर लंबे ब्लेड को तोड़ दिया था, लेकिन यह नेता के संरक्षात्मक की से नहीं टूटा था। 10वें आकाशीय परत के एक साधक की कितनी भयानक थी! यह सिर्फ पृथ्वी की ऊर्जा थी। क्या होगा अगर यह धर्म शक्ति में बदल जाए? रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलिदान के पुरुषों के नेता ने रुद्रसेन के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। अत्याचारी शक्ति रुद्रसेन के शरीर में उड़ गई और तुरंत रुद्रसेन को उड़ा दिया। फिर नेता ने फिर से हमला किया। उन्होंने रुद्रसेन पर वार किया। चमकदार कृपाण की रोशनी उड़ गई। कृपाण की रोशनी आई तो रुद्रसेन को खतरा महसूस हुआ। मूल रूप से नेता रुद्रसेन को पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन से निपटना कितना मुश्किल है तो वो रुद्रसेन को मारना चाहते थे। हमले में एक शक्तिशाली कृपाण सार था। कृपाण की रोशनी नेता द्वारा इच्छा से संपन्न थी। इसमें कृपाण की भावना थी। भयानक! हमला इतना भयानक था कि रुद्रसेन को डर लग रहा था। कृपाण की रोशनी स्लैश! रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने सीधे कृपाण की रोशनी निकाल ली जिसे उसने परिष्कृत किया था। यह भी इच्छा के साथ एक कृपाण की रोशनी थी। झनझनाना! दोनों ब्लेड लाइटें एक दूसरे से जमकर टकराईं, हवा में उलझ गईं। ये कृपाण की रोशनी है जिसे मैंने काट दिया था। आपने कृपाण की रोशनी को उजागर करने का प्रबंध कैसे किया? रुद्रसेन की कृपाण की रोशनी देखकर नेता चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अवसर! रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक और गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए किया जो उसने अभी अभी सीखी थी। तलवार थामे हुए लघु व्यक्ति। वो गुप्त तकनीक सोल स्वॉर्ड तकनीक से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। एक अदृश्य आत्मा एक आत्मा लघु व्यक्ति में संघनित हो गई। उसने एक तलवार थामी हुई थी और एक झटके में नेता की ओर दौड़ पड़ी। नेता की भावनाओं में उतार चढ़ाव हो रहा था। उसकी पृथ्वी ऊर्जा पहले की तरह मजबूत नहीं थी। आत्मा लघु व्यक्ति ने अपनी तलवार लहराई। विकल्प सूचक। एक क्षण बाद नेता की सुरक्षात्मक पृथ्वी ऊर्जा फट गई। क्या? बलिदान के पुरुषों के नेता ने अविश्वास में चिल्लाया। आह! मेरा सिर फटने वाला है। अगले ही क्षण बलिदान के पुरुषों के नेता ने एक दयनीय चीख निकाली। उसे मारा गया है। अच्छा अफसर! रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी और नेता की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी तलवार लहराई और नेता पर वार कर दिया। बलिदान के पुरुषों के नेता को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था। इस आदमी की आत्मा लिन फान द्वारा घायल की गई थी, इसलिए उसके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। रुद्रसेन लिटिल सूलमैन के सीक्रेट स्किल की शक्ति से चौंक गए थे। ये मार्शल विंग रैम की 10वीं स्वर्गीय परत के एक एक्सपर्ट की सुरक्षात्मक की को भी विभाजित कर सकता है। ये गुप्त स्किल वास्तव में भयानक था। यदि वो पहले से जानता तो वो असुर भूत यारव से आत्मा के इससे भी अधिक शक्तिशाली गुप्त स्किल को ऐंठ लेता। रुद्रसेन की तलवार बलिदान के पुरुषों के नेता पर लगने वाली थी, लेकिन इस समय नेता ने एक जादुई तावीज निकाल लिया। जादुई तावीज ने एक चौंकाने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। जादुई तावीज! रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। वो एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर था, इसलिए वो जानता था कि यह जादुई तावीज कितना भयानक है। रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए। बैंग! फिर जादुई तावीज में विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली ऊर्जा बह गई और रुद्रसेन ऊर्जा के परिणाम से उड़ गए। उसका शव सीधे जंगल में गिर गया।
खांसी खांसी, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका और उदास होकर जमीन से उठ गया। सौभाग्य से वो जल्दी से चकमा दे गए थे। अगर वो विस्फोट के केंद्र में होते तो वो मारे जाते। इस समय बलिदान के पुरुषों का नेता गायब हो गया था। वो भाग गया। भूल जाओ, उसे भागने दो। रुद्रसेन आकाश में उड़ गया और उड़ गया। धिक्कार, धिक्कार। मैं जीतन, मार्शल विंग रैम की 10वीं स्वर्गीय परत का एक कृषक हूं, एक ऐसा अस्तित्व जिसने ब्लेड इंटेंट को समझा है। फिर भी मैं मार्शल जनरल लेयर की एक चींटी के हाथों मारने वाला था। कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। बलिदान के पुरुषों के नेता का चेहरा क्रूर था। उन्होंने सोचा था कि रुद्रसेन की मृत्यु निश्चित है, लेकिन अंत में वो रुद्रसेन के हाथों मारने वाले थे। बलिदान के पुरुषों के नेता के लिए यह बहुत बड़ा शर्म था। ये उनके दिल में एक छाया भी छोड़ देगा और उनकी भविष्य की साधना में बाधा डालेगा। सनसनाहट। अचानक दूर से एक सिलुएट चमक उठा। बलिदान के पुरुषों के नेता चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये रुद्रसेन ही थे जिन्होंने उनका पीछा किया था। हालांकि ध्यान से देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रुद्रसेन नहीं थे। वो इस व्यक्ति को जानते थे जो प्रकट हुआ था। ये राय परिवार के पतरस्थ रुद्रसेन थे। कलकान के नेता नालन ने खुद रोहित राय का बदला लेने के लिए उस बाबे को मारने आए थे। बलिदान के पुरुषों के नेता को कुछ आश्चर्य हुआ। वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रुद्रसेन ने रोहित राय को मार दिया था। प्रारंभ में बलिदान के पुरुषों के नेता ने सोचा था कि राय परिवार रुद्रसेन को मारने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेजेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हासिम राय व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करेंगे। जीतन की चोटें हल्की नहीं है। हासिम राय ने जीतन पर एक नजर डाली। जीतन समझ सकता था कि हासिम राय उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। इससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। भले ही राय परिवार और यादव परिवार फॉग सिटी में दुश्मन नहीं थे, लेकिन वे सहयोगी भी नहीं थे। इसलिए तब जब उसने हासिम राय को बीच में देखा तो बलिदान के पुरुषों के नेता को काफी चिंता हुई थी। उसने अपना संयम वापस पाने की पूरी कोशिश की और कहा, कल के नेता नालन, आपको जल्दी करनी चाहिए और उस बाबे का पीछा करना चाहिए। उसे ज्यादा दूर नहीं भागना चाहिए। उसके पास कई अविश्वसनीय खजाने और गुप्त तकनीकें हैं। अगर वो बच जाता है, कल के नेता नालन, तो आपको इसका पछतावा होगा। बलिदान के पुरुषों के नेता ने एहसास कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने हासिम राय को चेतावनी दी थी। वो हासिम राय के लिए आपदा लाना चाहता था। चिंता न करें, मैं उस बाबे का पीछा करने से पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तुम यादव परिवार के बलिदान के पुरुषों के प्रभारी हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो यादव परिवार के बलिदान के पुरुष बिना नेता के ड्रैगनों के समूह की तरह हो जाएंगे। यादव परिवार का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। उस समय राय परिवार को यादव परिवार के क्षेत्र और व्यवसायों पर अतिक्रमण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रोहित राय फट पड़े और बलिदान के पुरुषों के नेता की ओर टूट पड़े। तुम बलिदान के पुरुषों के नेता भयभीत हो गए। वे मुड़कर भागे, लेकिन वो घायल थे। हासिम राय अपने चरम पर थे। बलिदान के पुरुषों के नेता हासिम राय के पकड़ में आने से पहले बहुत दूर नहीं भाग पाए थे। हासिम राय एक सुनहरी लौ की तरह बदल गया और तुरंत नेता के शरीर को फाड़ दिया। पुफ! बलिदान के पुरुषों का नेता आधा फट गया और उसका शरीर नीचे गिर गया। हुश! हासिम राय नहीं रुके। वो रुद्रसेन का पीछा करता है। क्या भयानक आभा है। ये एक यिन यांग कल्टीवेटर है। दूर जंगल में आभा महसूस करते हुए रुद्रसेन चौंक गए। हालांकि हासिम राय ने बलिदान के पुरुषों के नेता को एक पल में ही मार डाला था, फिर भी उसने अपनी आभा को लीक कर दिया था। रुद्रसेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। वो मुड़ा और उड़ गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद हासिम राय का आंकड़ा उसके पीछे दिखाई दिया। बव्वा, तुम बच नहीं सकते। हासिम राय की डरावनी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन मुड़ा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। ये वो व्यक्ति था जो उस दिन प्रकट हुआ था जिस दिन देजी जागा था। उसने एक लाखिला आभा जारी की थी और ये वास्तव में उस पर निर्देशित थी। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? रुद्रसेन ने धीमी आवाज में पूछा। तुमने मेरे बेटे रोहित राय को मार डाला। मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा और तुम्हारी राख बिखेर दूंगा। हासिम राय की आवाज ठंडे जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। आप हासिम राय हैं? राय परिवार के नेता? एक परिवार के नेता के रूप में एक यिन यांग कृषक मेरे जैसे एक सामान्य कृषक को मारना चाहता है? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? रुद्रसेन ने उपहास किया। बव्वा, यहां तक कि अगर आपके पास एक चमकदार जीभ है तो आप मौत से नहीं बच सकते। हासिम राय की ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। रुद्रसेन के हाव भाव उदास थे। उसने गति बढ़ा दी। अगर हासिम राय उसे पकड़ लेता तो वो मर जाता। एक अंतरिक्ष यान पर। चचेरे भाई, उठो। अगली सुबह देजी उठे और रुद्रसेन को जगाने गए। हालांकि उन्होंने पाया कि कमरा खाली था। रुद्रसेन वहां नहीं थे। देजी घबरा गया। चचेरे भाई, आप कहाँ हैं? देजी ने रुद्रसेन की तलाश की, लेकिन उसे रुद्रसेन का कोई निशान नहीं मिला। अंकल मास्टर, मेरा चचेरा भाई कहाँ है? देजी ने रुओ याहुजा की ओर देखा, जो अभी अभी कमरे से बाहर चला गया था। रुओ याहुजा ने कहा, मैंने आपको इस बारे में अभी तक नहीं बताया है।
आपके चचेरे भाई ने उजाड़ क्षेत्र में रहकर खेती करने का निर्णय लिया है, इसलिए वो कल रात चला गया। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो चाहता है कि तुम अच्छी तरह से खेती करो और सुस्त ना हो। नहीं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं उसे खोजने जा रहा हूं। देजी जहाज से बाहर भागने वाली थी, लेकिन याहुजा रुओ ने उसे रोक लिया। याहुजा रुओ ने कहा, मूर्ख लड़की, तुम्हारा चचेरा भाई केवल खेती करने के लिए उजाड़ क्षेत्र में रह रहा है। वो एक बड़े संप्रदाय में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी साधना बहुत कम है, इसलिए यदि तुम उसके साथ रहोगी तो यदि तुम खतरे में पड़ते हो तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम उसे फंसा भी सकते हो। क्या तुम यही देखना चाहते हो? उसे फंसाओ? देजी की आवाज़ कांप उठी। उसने उस दृश्य को याद किया जब ब्लैक वाटर मिस्टिक स्नेक की भयानक हड़ताल आई थी, कैसे उसके युवा मास्टर ने उसे गले लगाया और उसे ब्लैक वाटर मिस्टिक स्नेक के सामने उजागर किया, और अंत में वो कैसे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने उस दृश्य को भी याद किया जब रोहित राय, हरमिंदर और अन्य लोग उनका पीछा कर रहे थे। उसके युवा मास्टर ने उसे पहले जाने को कहा और उसने उन्हें रोक लिया। नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे मजबूत बनना है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने प्रिंस को मदद कर सकता हूं। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं उसके लिए बोझ नहीं बनूंगा। देजी ने अपने होंठ काट लिए और केबिन से बाहर भाग गया। वो चिल्लाई, चचेरे भाई, देजी निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। मैं अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। देजी भविष्य में तुम्हारी रक्षा करेगी। देजी रुद्रसेन को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि रुद्रसेन को न फंसाने के लिए उसने याहुजा रुओ के साथ उजाड़ क्षेत्र छोड़ने का निर्णय लिया। उसके सुंदर चेहरे पर आंसुओं की 2 लकीरें अनियंत्रित रूप से बह रही थीं। उन्होंने 1 लाख ली के लिए एक दूसरे का पीछा किया था। उन्होंने प्राचीन जंगल में, विशाल घास के मैदान में, खतरनाक दलदली दुनिया में और यहां तक कि रेगिस्तान में भी एक दूसरे का पीछा किया था। रुद्रसेन कई जगहों पर दौड़े थे, लेकिन वो हासिम राय से छुटकारा नहीं पा सके थे। रुद्रसेन ने दोनों हाथों से स्पिरिट स्टोन को पकड़ा और स्पिरिट जड़ी बूटियों को चबाया, अपनी ट्रू की को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो थका हुआ महसूस कर रहा था। बच्चे, तुम सचमुच दौड़ सकते हो। तुम 10 दिनों से दौड़ रहे हो। आओ देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो। हासिम राय की आवाज़ हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हासिम राय के हाव भाव को अब उदास नहीं कहा जा सकता। वो यिन और यांग दायरे में था और वो पूरे 10 दिनों से मार्शल जनरल दायरे में एक बव्वा का पीछा कर रहा था। इससे हासिम राय को बेहद गुस्सा आ गया। रुद्रसेन ने कुछ नहीं कहा। उसे अपनी ऊर्जा बचाने की जरूरत थी। दूरी में एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। लोगों को आते जाते देखा जा सकता था। सनसनाहट। रुद्रसेन दौड़कर आए। वो चिल्लाया, क्या कोई वरिष्ठ है जो मेरी मदद कर सकता है? फॉग सिटी में राय परिवार का मुखिया हासिम राय 10 दिन और 10 रातों से मेरा पीछा कर रहा है। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मैं इसे याद रखूंगा और भविष्य में आपको उदारता से चुकाऊंगा। क्या हासिम राय तुम्हारा पीछा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हासिम राय अत्याचारी है। वो एक छोटे जनरल कल्टीवेटर का पीछा क्यों करेगा? कई लोग चौंक गए और दौड़कर आए। बच्चे, मैं तुम्हारी हड्डियों को धूल में पीस दूंगा। हासिम राय ने उसका पीछा किया और रुद्रसेन की चीख सुनाई दी। वो इतना गुस्से में था कि उसकी नाक टेढ़ी होने वाली थी। वो यिन और यांग परत का कृषक था और उसने सामान्य परत के एक कृषक का पीछा किया था। ये करना शर्म की बात थी। वो कल्पना कर सकता था कि भविष्य में कितने मजबूत किसान उस पर हंसेंगे। जब ना याहुजा रोंग ने इस बारे में सोचा तो उसे रुद्रसेन को टुकड़ों में काट देने का मन किया। ये वास्तव में हासिम राय है। स्वर्गो, वो यिन और यांग परत में एक अद्वितीय कृषक है और वो वास्तव में एक छोटे सामान्य कल्टीवेटर का पीछा कर रहा है। हासिम राय एक ऐसे बेशर्म इंसान है। वो राय क्लैन का नेता कैसे बना? बहुत से लोग इशारा कर रहे थे और रोमांचित रूप से चर्चा कर रहे थे। उन सभी के पास तिरस्कार के भाव थे। उनकी बात सुनकर हासिम राय को लगभग खून बहने लगा। लेकिन उन्होंने ना याहुजा रोंग को रुद्रसेन का पीछा करने और रुद्रसेन को मारने से नहीं रोका। कोई भी एक छोटे सामान्य कल्टीवेटर के लिए हासिम राय जैसे मजबूत कल्टीवेटर को नाराज नहीं करेगा। फक सेक, क्या आजकल कोई शूरवीर लोग नहीं हैं? जब रुद्रसेन ने देखा कि भीड़ सिर्फ देख रही थी और उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था, तो वो हेल्प नहीं कर सका। वो बहुत बुरी स्थिति में था। वो 10 दिन और 10 रातों से दौड़ रहा था। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। अगर वो हासिम राय से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं खोज पाता तो वो मर जाता। पश्चिम में 50 मील की दूरी पर प्रसिद्ध निषिद्ध क्षेत्र डेथ ऑफ लेक है। वहां आप जीते हैं या मरते हैं, ये आपके किस्मत पर निर्भर करता है। उसी समय रुद्रसेन के कानों में एक आवाज आई। किसी ने उन्हें अपनी आवाज दी। धन्यवाद। रुद्रसेन ने उन्हें धन्यवाद दिया और रुकने की हिम्मत नहीं की। वो मौत की झील की ओर उड़ गया।
वो नहीं जानता था कि मौत की झील के साथ क्या हो रहा था, लेकिन चूंकि जिस व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी थी कि मौत की झील एक निषिद्ध क्षेत्र था, वो जानता था कि मौत की झील कितनी भयानक थी। पूर्वी क्षेत्र में भी एक निषिद्ध क्षेत्र था, अमर पर्वत श्रृंखला। अतीत में रुद्रसेन अमर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे और अपनी जान बचाकर बाल बाल बच गए थे। झपट्टा मारे रुद्रसेन ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। हासिम राय ने रुद्रसेन का पीछा किया, लेकिन उसी समय एक देपायमान तलवार की हवा में घुसी और हासिम राय की ओर बढ़ी। हासिम राय गुस्से से चिल्लाया और अपनी हथेली से वार किया, जिससे तलवार की नष्ट हो गई। महामहिम, क्या आप मेरे दुश्मन बनना चाहते हैं? हासिम राय बेहद उदास लग रहे थे। उन्हें नहीं लगता था कि कोई वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। जाहिर है, जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो हासिम राय को नाराज नहीं करना चाहता था। कुछ देर तक हासिम राय को रोकने के बाद उन्होंने दोबारा हमला नहीं किया। रुद्रसेन का पीछा करते हुए हासिम राय के हाव भाव उदास थे। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। रुद्रसेन इतने द्रवित हो गए कि उनके गालों से आंसू बहने लगे। उनके प्रतिद्वंदी की तलवार के प्रहार ने रुद्रसेन को सबसे कीमती समय दिलाया था। 1.25 घंटे बाद रुद्रसेन आखिरकार मौत की झील के सामने आ गए। दूर से देखने पर यह एक काले कोहरे में डूबी एक दुनिया थी जो एक भयानक आभा का उत्सर्जन कर रही थी। मरो बव्वा! हासिम राय ने रुद्रसेन का पीछा किया, उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बज़! शून्य में एक अतुलनीय रूप से विशाल ऊर्जा वाला हाथ अचानक संघनित हो गया और रुद्रसेन को पकड़ लिया। रुद्रसेन का चेहरा सदमे से भर गया जब उन्होंने ऊर्जा हाथ की आभा को महसूस किया। ऊर्जा हाथ बहुत भयानक था और इसने उसे घुटन महसूस कराई। रुद्रसेन जानता था कि वो अब और नहीं रह सकता। अगर उसने ऐसा किया तो केवल मौत ही उसका इंतजार करेगी। वो काले कोहरे में डूबा हुआ दुनिया की ओर दौड़ा। हालांकि जैसे ही रुद्रसेन किनारे पर पहुंचे, एक भयानक आभा ने उन्हें घेर लिया। धड़ाड़ धड़ाड़! रुद्रसेन को लगा जैसे उनकी हड्डियां कुचलने वाली हैं। उसी समय हासिम राय का विशाल हाथ पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। आह! मेरा जीवन खत्म हो गया है! रुद्रसेन डर के मारे चिल्लाया। बैंग! हासिम राय के हमले का सामना काले कोहरे की दुनिया के हमले के साथ किया गया था। घना काला कोहरा छाया और हासिम राय के हमले से टकरा गया। रुद्रसेन ने सोचा था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हासिम राय की काले कोहरे की दुनिया से टकराने से उनकी मदद की थी। उसे घेरने वाली भयानक आभा बहुत कम हो गई थी। रुद्रसेन ने तब प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी कला का उपयोग किया। प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी कला के संचलन के तहत सारी आभा गायब हो गई और रुद्रसेन ने काले कोहरे की दुनिया में भागने का अवसर लिया। बज़! काले कोहरे की दुनिया के भीतर एक भयानक राक्षसी की बह गया, हासिम राय के हमले को चकनाचूर कर दिया और उसकी ओर बढ़ गया। तोड़ दो! हासिम राय ने दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ लहराया, एक दिव्य क्षमता को संघनित किया और राक्षसी की पर हमला किया। हालांकि राक्षसी की बहुत भयानक था और इसने हासिम राय को फिर से उड़ान भरने के लिए भेज दिया। वाह! हासिम राय ने मुंह से खून उगल दिया। जब उसने राक्षसी की को फिर से अपनी ओर बढ़ते देखा तो वो हमले से बचने के लिए दूरी में भाग गया। कितना डरावना है! दौड़े हुए कई किसान चौंक गए। मौत की झील वाकई अजीब थी। राक्षसी की एक लहर ने येन यांग क्षेत्र के एक साधक को लगभग मार डाला था। राक्षसी की आखिरकार काले कोहरे की दुनिया में वापस उड़ गई। हासिम राय का चेहरा बहुत उदास था। उसने अपने दांत पीस लिए और काले कोहरे की दुनिया की ओर बढ़ गया। हासिम राय को एक भयानक आभा ने घेर लिया, लेकिन हासिम राय ने इसे सफलतापूर्वक रोक लिया। इस व्यक्ति की साधना का स्तर असामान्य रूप से उच्च था और वो काले कोहरे की दुनिया के दबाव को तोड़कर अंदर चला गया। ऐसा लगता है कि वो बच्चा निश्चित रूप से मरने वाला है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। क्या उन दोनों के बीच कोई रंजिश है? शायद कोई शिकायत है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक रंजिश है तो हासिम राय को इतना हताश नहीं होना चाहिए, है ना? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि बच्चे के पास कुछ ऐसा है जिसने हासिम राय की रुचि को बढ़ा दिया है। कई किसान इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो तितर बितर नहीं हुए, बल्कि वे मृत्यु की झील के बाहर ही रहे और देखते रहे। पुफ पुफ! किसी शव को छेदने की आवाज सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने शरीर को देखा और उसके चेहरे पर निराशा का भाव था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके शरीर में किस प्रकार की शक्ति घुस गई थी। रुद्रसेन लगभग खून से लथपथ हो गया था। क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? रुद्रसेन बुदबुदाया। हे। कुछ ही दूरी पर एक भयानक हंसी सुनाई दी। रुद्रसेन ने ऊपर देखा और काले वस्त्र में एक पतले बूढ़े आदमी को देखा। वो वही था जिसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकाली थी।
बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रसेन की ओर देखा और जब उनकी आंखें मिली तो रुद्रसेन को लगा जैसे वो एक अनंत शोधन में गिरने वाला है। कितना भयानक अस्तित्व है! क्या वो दुरात्मा संप्रदाय का विशेषज्ञ है? रुद्रसेन चौंक गया। उसे थोड़ी चिंता थी कि बूढ़ा शैतान उसे खा जाएगा। रुद्रसेन ने सुना था कि दुरात्मा संप्रदाय के कुछ विशेषज्ञ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कृषकों के मांस और आत्मा को परिष्कृत करना पसंद करते हैं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो ज्यादा सोच रहा था। बूढ़े शैतान ने केवल रुद्रसेन की ओर देखा, फिर मुड़ा और झील में गहराई तक चलना जारी रखा। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनका रुद्रसेन पर ध्यान देने का कोई इरादा था। उनकी निगाह ऐसी थी जैसे वो किसी चींटी को देख रहे हों। आम लोग चींटी को देखकर उस पर ध्यान नहीं देते थे। रुद्रसेन फूट फूट कर रोने लगा। कमजोर होने के कारण लोग वास्तव में उसे हे दृष्टि से देखते थे। बूढ़े शैतान पर हमला नहीं किया गया था। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और बूढ़े शैतान की ओर चल दिया। रुद्रसेन के शरीर पर दर्जना और खूनी छेद हो गए। अंत में वो उस स्थान पर पहुंचा जहां बूढ़ा शैतान खड़ा था। रुद्रसेन को वहां एक भयानक घुमाव शक्ति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वो उसे ब्लैक फॉग वर्ल्ड की रहस्यमयी शक्ति से अलग कर रहा है। क्या ये बूढ़े शैतान के शरीर से आने वाली शक्ति है? ये बूढ़ा शैतान वास्तव में भयानक है। रुद्रसेन ने उस रास्ते का अनुसरण किया जो बूढ़े शैतान ने लिया था। उसे और किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। अंत में वो एक घुप अंधेरी झील पर पहुंचा। ये पहली बार था जब रुद्रसेन ने इतनी बड़ी झील देखी थी। ये घुप अंधेरी थी। बूढ़ा व्यक्ति किनारे पर खड़ा था। उसकी हरी आंखें झील की गहराइयों में देख रही थीं। रुद्रसेन को नहीं पता था कि बूढ़ा व्यक्ति क्या देख रहा था। बूढ़ा व्यक्ति कभी कभी एक अजीब सी हंसी निकालता था जो एक दुष्ट आत्मा के रोने जैसी लगती थी। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बूढ़े राक्षस ने गुफा की गहराई में एक गहरी निगाह से देखा। कोई नहीं जानता था कि वो क्या देख रहा था। रुद्रसेन ने भी मृत्यु की झील की गहराई की ओर देखा। ये मृत्यु की झील वास्तव में बहुत अजीब थी। घुप अंधेरी झील के पानी ने एक उदास और भयानक आभा उत्सर्जित की। ये एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दिलों को धड़कने के लिए पर्याप्त थी। जब वो ठंडी आभा उसके शरीर में प्रवेश करती है तो रुद्रसेन को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर होश खोने वाला है। कोई अज्ञात शक्ति मृत्यु की झील से बच रही थी। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। ये मृत्यु की झील वास्तव में बहुत अजीब थी। अंदर किस प्रकार का रहस्य छिपा था? इस तरह के अजीब काले कोहरे की दुनिया का संबंध मृत्यु की झील से होना चाहिए, है ना? बच्चे, बाहर आ जाओ। रुद्रसेन का रंग थोड़ा बदल गया। हासिम राय ने भी उसका पीछा किया था। इससे रुद्रसेन का रंग अत्यंत उरुक बन गया। हासिम राय की शक्ति से उन्हें रुद्रसेन को खोजने में देर नहीं लगेगी। दहाड़! इस समय गहराई से एक धीमी गर्जना आई। घड़घड़ाहट। धरती हिल रही थी। रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उसने गहराई में देखा और एक भयानक दृश्य देखा। झील से एक विशाल प्राणी बाहर निकला। ये 1000 मीटर लंबा एक विशाल जानवर था, लेकिन जिस बात ने रुद्रसेन को चौंका दिया वो ये था कि ये मांस और रक्त वाला जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक हड्डी का ड्रैगन था। बोन ड्रैगन ने हवा में चक्कर लगाया और एक बूढ़ी औरत के साथ एक भयंकर लड़ाई में लग गया। दादी पारो! रुद्रसेन चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति होगा। उस समय उन्होंने दाववादी ध्यानेश के जहाज पर मैग्नेटिक फॉग लेक को पार किया था, लेकिन उनका सामना डार्क वाटर मिस्टिक स्नेक से हुआ, मैग्नेटिक फॉग लेक के अधिपति से, और जहाज नष्ट हो गया। उसके बाद रुद्रसेन ने दादी पारो को कभी नहीं देखा। ये बूढ़ी औरत बहुत शक्तिशाली है। रुद्रसेन के दिल में दहशत समा गई। इस बूढ़ी औरत ने अपनी ताकत को वास्तव में अच्छी तरह से छिपाया था। इसने उसे चौंका दिया और हिला दिया। हंस! बूढ़ा शैतान आकाश में उड़ गया और हड्डी ड्रैगन की ओर बढ़ गया। हा हा, दादी पारो, 3000 साल हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी हमेशा की तरह सुंदर हैं, बूढ़ा शैतान चिल्लाया। रुद्रसेन को लगभग खून की उल्टी करने की इच्छा हो गई। दादी सरोज इतनी बूढ़ी हो गई थीं। क्या वो अभी भी पहले की तरह सुंदर थीं? इस बूढ़े शैतान का स्वाद वास्तव में भारी है। दादी सरोज ने उदासीनता से कहा, क्या तुम अभी भी जीवित हो? तुम लंबे समय तक जीवित रहे हो। बूढ़ा शैतान चिल्लाया, यहां तक कि स्वर्ग भी मुझे नहीं ले जा सकता। ये बूढ़ा शैतान वास्तव में घमंडी है। रुद्रसेन ने चुपके से अपने होठों पर हाथ फेरा। हालांकि ये सोचकर कि बूढ़ा राक्षस कितना भयानक था, वो मदद करने से नहीं बच सका और ये अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ी राक्षसी और बूढ़ी औरत की खेती किस स्तर की थी। साथ ही रुद्रसेन भी ये सोच रहे थे कि ये दो भयानक अस्तित्व यहां क्यों आए हैं। बूम! महान लड़ाई पूरी तरह से छिड़ गई थी और ये बेहद दुखद थी। शून्य को छेद दिया गया था और रुद्रसेन विकृत और टूटे हुए शून्य को भी देख सकते थे। ये किस स्तर की लड़ाई है?
रुद्रसेन डर से पीला पड़ गया। स्लैश। बूढ़े शैतान और बूढ़ी औरत दोनों ने अपना खजाना निकाला। इन खजानों ने स्वर्गीय दाव की आभा उत्सर्जित की और अफवाह थी कि ये बाहरी अंतरिक्ष में सितारों को मार गिराने में सक्षम थे। दाव सैनिक? रुद्रसेन आश्चर्य से चिल्लाया। ये वास्तव में इस स्तर का एक अनमोल खजाना था। ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था। बूढ़े शैतान और बूढ़ी औरत ने अपने दाव सैनिकों को बाहर निकाला और हड्डी की ड्रैगन पर वार किया। हड्डी ड्रैगन दहाड़ने लगा और मौत की झील से पानी फूट पड़ा, जिसने दाव सैनिकों और बूढ़ी औरत को घेर लिया। क्रैक क्रैक। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हुई। जब मौत की झील का पानी दाव हथियारों पर छिड़का तो बूढ़ी औरत और बूढ़े शैतान के दाव हथियार फटने लगे। स्वर्ग? ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ झील का पानी है। ये दाव सैनिकों को कैसे नष्ट कर सकता है? जब रुद्रसेन ने ये देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी कि दाव सैनिक कितने शक्तिशाली थे। वे दिव्य हथियार थे जो दाव और जादू के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वे मृत्यु की झील से नष्ट हो गए थे। वे सर्वोच्च खजाने थे, लेकिन वे मृत्यु की झील के क्षरण का विरोध करने में असमर्थ थे। ये कल्पना करना कठिन था कि मौत की झील का पानी कितना भयानक था। वापस जाओ, बूढ़ा शैतान और बूढ़ी औरत चिल्लाए और जल्दी से अपने दाव सैनिकों को याद कर लिया। दोनों के हाव भाव दर्दनाक थे। उन्होंने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से झील में भाग गए। ये देखकर रुद्रसेन और भी चौंक गए। मौत की झील दाव सैनिकों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उन दोनों ने वास्तव में इसमें गोता लगाया था। उनके शरीर ने मौत की झील के पानी का भी विरोध किया था। ये कल्पना करना कठिन था कि वे कितने मजबूत थे। दहाड़। हड्डी का अजगर उग्र रूप से दहाड़ता है और बूढ़ी शैतान और बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए मौत की झील में भाग जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मौत की झील के नीचे कुछ अद्भुत छिपा हो? क्या बोन ड्रैगन मौत की झील के नीचे की चीज की रक्षा कर रहा है? रुद्रसेन इस संभावना के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उनकी साधना सीमित थी और ये रहस्य कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें रुद्रसेन खोज सकते थे। बच्चे, मैं पहले से ही तुम्हारी आभा को महसूस कर सकता हूं। तुम मृत्यु से दूर नहीं हो। इसी समय हासिम राय की ठंडी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। रुद्रसेन की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अब वो यहां हासिम राय द्वारा फंसा दिया गया था और रुद्रसेन स्पष्ट रूप से यहां अधिक समय तक नहीं रह सकता था। बूढ़े देवता द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा पतली और पतली होती जा रही थी। एक बार जब ये सब खत्म हो गया तो रुद्रसेन को पता था कि उसके शरीर को पहले की तरह बार बार छेद दिया जाएगा। जब तक उसका दिल नहीं छेदा या उसका खून सूख न जाता, तब तक वो यहीं मर जाता। अगर वो अभी निकलने का फैसला करता है तो वो हासिम राय द्वारा पकड़ा जाएगा। उस समय केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। रुद्रसेन ने मृत्यु की झील को देखा। ये झील एक दाव सैनिक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इससे कोई भी देख सकता था कि ये कितना भयानक था। एक दाव सैनिक का शरीर यिन यांग क्षेत्र के कल्टीवेटर की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। क्या वो हासिम राय को मौत की झील के पानी का उधार ले सकता है? जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो रुद्रसेन ने एक जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे झील के पानी से भरना चाहा। सुप्रशिक्षित। बोतल चकनाचूर हो गई। वो पानी का बिल्कुल सामना नहीं कर सकता था। रुद्रसेन ने अपनी कढ़ाई निकाली। सुप्रशिक्षित। हालांकि कढ़ाई भी चकनाचूर हो गई। ये नहीं चलेगा। कढ़ाई मौत की झील से नष्ट हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? रुद्रसेन के हाव भाव उदास थे। आखिरकार उसने अपने दांत पीस लिए और जुआ खेलने का फैसला किया। रुद्रसेन ने पुरातात्विक ड्रैगनेस्क्यू आथी कला को सक्रिय किया और उसका उपयोग अपने शरीर की रक्षा के लिए किया। फिर पुरातात्विक ड्रैगनेस्क्यू आथी शक्ति बाहर निकली और मौत की झील की बड़ी मात्रा को बहा दिया। ची ची ची। हालांकि उसी समय कुछ भयानक हुआ। मृत्यु की झील का पानी तुरंत पुरातात्विक ड्रैगनेस्क्यू आथी शक्ति द्वारा प्रवेश कर गया और रुद्रसेन की शक्ति की ओर बढ़ गया। रुद्रसेन के शरीर की रक्षा करने वाली पुरातात्विक ड्रैगनेस्क्यू आथी शक्ति मृत्यु की झील के क्षरण का बिल्कुल सामना नहीं कर सकती थी। क्रैक क्रैक। उसके शरीर के चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन ने अपना सिर नीचे देखा और अपने शरीर को देखा। उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसका शरीर फटने लगा। आह! रुद्रसेन चिल्लाया। उसने झील के पानी को मौत की झील में छिड़कने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसी समय रुद्रसेन ये जानकर चौंक गए कि मृत्यु की झील का पानी उन्हें कीड़ों की तरह घेरे हुए था। क्रैक क्रैक। दो दाव सैनिकों की तरह रुद्रसेन का शरीर भी टूटता गया। खून बहने लगा और ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने वाला है।
ये एक भयानक दृश्य था। रुद्रसेन का शरीर मौत से ढका हुआ था। मौत की झील का पानी भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ये एक आदिम खजाने को नष्ट कर सकता था। उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। मैंने गलत अनुमान लगाया। रुद्रसेन ने आह भरी। मूल रूप से वो हासिम राय को मौत की झील के पानी का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब हासिम राय अभी भी जिंदा है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले मौत की झील के क्षरण के नीचे मर जाएगा। लेकिन रुद्रसेन को जोखिम उठाने का कोई पछतावा नहीं था। अगर वो जोखिम नहीं उठाता तो भी वो मर जाता। वो तब भी मर जाता। जोखिम उठाना इसके लायक था। क्रैक क्रैक। मृत्यु की झील का पानी रुद्रसेन के शरीर को नष्ट कर रहा था। रुद्रसेन को बुरा लग रहा था। वो अपने जीवन को विलुप्त होने से नहीं रोक सकता था। ये एक भयानक एहसास था। रुद्रसेन असहाय महसूस कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गीय आग काम करेगी। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी स्वर्गीय आग को छोड़ दिया। ये रुद्रसेन के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब मृत्यु की झील का पानी रुद्रसेन के शरीर को नष्ट करने लगा तो वो स्वर्गीय आग से अवरुद्ध हो गया। क्या ये वास्तव में संभव है? रुद्रसेन सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन जीवित रहने का एहसास बहुत अच्छा था। लेकिन जल्द ही रुद्रसेन ने कुछ भयानक खोज लिया। मृत्यु की झील का पानी उनकी स्वर्गीय आग की सुरक्षा में प्रवेश कर रहा था और उनके शरीर को नष्ट कर रहा था। ये बहुत ही राक्षसी है। रुद्रसेन चकित थे। वो नहीं जानते थे कि मृत्यु की झील में किस प्रकार की भयानक शक्ति है। ये इतना अजीब था कि रुद्रसेन को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। लड़ाई। रुद्रसेन ने अपने दांत पीस लिए। उसे जल्दी से हासिम राय को मारना था। यदि वो बहुत अधिक समय बर्बाद करता तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते थे। सबसे भयानक बात यह थी कि मृत्यु की झील का पानी उनकी स्वर्गीय आग की सुरक्षा को तोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो रुद्रसेन की मृत्यु निश्चित थी। रुद्रसेन ने आदिम ड्रैगनेस्क्यू शक्ति को छोड़ दिया और मौत की झील के पानी को अवशोषित करना जारी रखा। क्रैक क्रैक। मृत्यु की झील की बड़ी मात्रा रुद्रसेन की स्वर्गीय लपटों को खराब करती रही। स्वर्गीय लपट की सुरक्षा ढह रही थी। इससे रुद्रसेन हैरान थे। मौत की झील का पानी बहुत अजीब था। चलो। रुद्रसेन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बाहर भाग गए। बेटा, तुम कहां हो? तुम कहां छिपे हो? जल्द ही रुद्रसेन ने हासिम राय की दहाड़ सुनी। ये हासिम राय वास्तव में शक्तिशाली था। रुद्रसेन के शरीर में जो शक्ति प्रवेश कर गई उसने हासिम राय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रुद्रसेन ने उसकी ओर देखा और समझ गए कि क्यों। हासिम राय का शरीर एक शक्तिशाली जादुई शक्ति में लिपटा हुआ था। ये जादुई शक्ति थी जिसने उसके शरीर को बाहरी आक्रमणों से बचाया। रुद्रसेन के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके शरीर में प्रवेश कर लिया गया था। बेटा, स्वर्ग का एक रास्ता है, लेकिन तुम इसे लेना नहीं चाहते। नर्क का कोई द्वार नहीं है, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि मरने की पहल करते हो। चूंकि तुम मर चुके हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, हासिम राय ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रसेन को पकड़ लिया। गड़गड़ाहट की आवाजें हवा में फैल गईं। आसमान में एक विशाल हाथ दिखाई दिया और रुद्रसेन की ओर बढ़ा। लेकिन रुद्रसेन ने अपनी गति बढ़ा दी और हमले को चकमा दे दिया। पलक झपकते ही वो हासिम राय के ऊपर प्रकट हो गया। उसने अपनी स्वर्गीय लपटों और मौत की झील के पानी को छोड़ दिया, इसे हासिम राय की ओर डाल दिया। हासिम राय ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पानी का उपयोग करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि मौत की झील का पानी खजाने को खराब कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौत की एक झील मेरी स्वर्गीय लपटों को नष्ट कर सकती है? हासिम राय ने अपना हाथ बढ़ाया, पानी को दूर करने की कोशिश की। हालांकि जब मृत्यु की झील का पानी हासिम राय की स्वर्गीय लपटों के संपर्क में आया तो ये तुरंत उनकी स्वर्गीय लपटों में घुस गया। फिर यह हासिम राय के शरीर में घुस गया। आह! हासिम राय बुरी तरह चिल्लाया। उसका शरीर फटने और सड़ने लगा। रुद्रसेन जानते थे कि मृत्यु की झील का पानी कितना भयानक है। तुम छोटे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। हासिम राय बुरी तरह चिल्लाया। वो आकाश में उड़ गया और काले कोहरे की दुनिया से उड़ गया। हासिम राय को इतना दर्द हुआ कि वो लगभग मर ही गया। वो हवा में लुढ़क रहा था। स्वर्ग, देखो क्या चल रहा है! हासिम राय का शरीर सड़ रहा है। कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए, अपनी स्वर्गीय लपटों को प्रसारित करें। हासिम राय गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी स्वर्गीय लपटों को पागलों की तरह प्रसारित किया। वो अपनी स्वर्गीय लपटों का उपयोग मृत्यु की झील के पानी को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए करना चाहता था। हालांकि हासिम राय असफल रहे। वो ये जानकर चौंक गया कि चाहे उसने कुछ भी किया हो, वो अपने शरीर से पानी को बाहर नहीं निकाल सकता था।
हालांकि हासिम राय को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ कि हालांकि झील के पानी ने उनके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन झील के पानी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। स्पष्ट रूप से मृत्यु की झील का पानी अपना प्रभाव जारी नहीं रख सका। हासिम राय, मर जाओ। काले कोहरे की दुनिया से हासिम राय ठंड से चिल्लाया। रुद्रसेन का शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। उन्होंने काले कोहरे की दुनिया से पानी को फिर से बाहर निकालने के लिए प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी की ताकत का इस्तेमाल किया। आप? जब उसने ये देखा तो हासिम राय के हाव भाव काफी बदल गए। वो पहले ही अनुभव कर चुका था कि मृत्यु की झील का पानी कितना भयानक था। जब उसने रुद्रसेन को फिर से मौत की झील से पानी बाहर निकलते देखा तो उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। वो पागलों की तरह भाग गया। बिल्कुल नहीं। क्या उसका पीछा एक छोटा सा जनरल कर रहा है? कई किसान अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देखो, वो छोटा आदमी काले पानी से घिरा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मृत्यु की झील का पानी है। मैंने सुना है कि मृत्यु की झील का पानी सर्वशक्तिमान किसानों को भी मार सकता है। वो वास्तव में पानी को मृत्यु की झील से बाहर निकालने में कामयाब रहा और मरा नहीं। क्या अफवाहें झूठी हो सकती हैं? किसी ने संदेह से पूछा। क्या ऐसी कोई अफवाह है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? दूसरे किसान ने पूछा। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। ये सिर्फ मौत की झील का पानी था। ये एक सर्वशक्तिमान किसान को कैसे मार सकता था? किसानों में से एक ने समझाया, लेकिन उसने जल्द ही कहा, अब ऐसा लगता है कि अफवाहें झूठी थीं। यदि वो वास्तव में एक सर्वशक्तिमान प्राणी को मार सकता था तो वो मार्शल जनरल बव्वा 1000 बार मर गया होता। वो मौत की झील के पानी को ब्लैक फॉग वर्ल्ड से कैसे बहा सकता था? कई लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि किसान के शब्द समझ में आते हैं। उसी समय रुद्रसेन में हासिम राय को पकड़ लिया। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उन्होंने हासिम राय की ओर ठंडे भाव से देखा। इसे खत्म करने का समय आ गया है। छपाक। मौत की झील से बड़ी मात्रा में पानी हासिम राय पर गिरा। नहीं, हासिम राय ने एक भयभीत रोंला छोड़ा। लेकिन अगले ही पल वो मौत की झील के पानी में डूब गया। मौत की झील का पानी हासिम राय के शरीर में रिस गया। इस बार हासिम राय पानी के क्षरण को विरोध करने में सक्षम नहीं थे। उसका शरीर सड़े हुए मांस के ढेर में खराब हो गया और वो आसमान से गिर पड़ा। स्वर्ग। हासिम राय को मौत की झील के पानी से जंग लग गई थी। अफवाहें सच हैं। मृत्यु की झील का पानी वास्तव में एक सर्वशक्तिमान किसान को मारने में सक्षम हो सकता है। कई लोगों ने आसमान से गिरते हुए सड़े हुए मांस के ढेर को भयानक दृष्टि से देखा। सनसनाहट। रुद्रसेन ने अपने दांत पीसे और दर्द को सहन किया। वो जल्दी से दूर चला गया और जंगल में गायब हो गया। बंजर भूमि विशाल और असीम थी और कई प्राचीन संप्रदाय थे। 4 प्राचीन शक्तियां भी थीं जो सैकड़ों हजारों वर्षों से बिना कमजोर हुए अस्तित्व में थीं। ये एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र था और यहाँ बादलों की तरह मजबूत कृषक थे। लेकिन अब बंजर भूमि किसी बात की वजह से हिल गई थी। फॉग सिटी के राय परिवार के हासिम राय को मौत की झील के बाहर एक सामान्य क्षेत्र के किसान ने मार दिया था। बंजर भूमि में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु से कई साल हो गए थे और हासिम राय पिछले 10,000 वर्षों में युद्ध में मरने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये पहले ही हलचल मचाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि हासिम राय को एक सामान्य क्षेत्र के किसान ने मार दिया था। ये बस अकल्पनीय था। एक सामान्य क्षेत्र का कृषक मार्शल किंग के सामने एक चींटी की तरह कमजोर था। यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर का उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन वो यिन यांग दायरे के एक कल्टीवेटर को कैसे मार सकता था? कई शक्तियों ने लोगों को जांच के लिए मौत की झील में भेजा। फॉग सिटी। राय परिवार। राय परिवार के 2 पूर्वज जो एकांत में थे वे खुद बाहर आ गए थे। यहां तक कि राय परिवार के सदस्यों ने भी सोचा था कि इन दोनों पूर्वजों की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वे केवल एकांत में थे और 300 वर्षों से प्रकट नहीं हुए थे। पूर्वज। परिवार के मुखिया की इतनी बुरी तरह मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनका शरीर मृत्यु की झील के पानी से खराब हो गया और सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गया। पूर्वज, कृपया परिवार के मुखिया का बदला लें। राय क्लैन के ऊपरी सोपान 2 बूढ़ों के सामने घुटने टेक रहे थे जो अभी अभी एकांत से बाहर आए थे। दोनों बूढ़ों में से एक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और दूसरे ने भूरे कपड़े पहने हुए थे। उनके शरीर मुड़े हुए और बहुत पीले थे। उनकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। राय क्लैन के लोगों ने यह देखने के बाद उन्हें एक तरह का डर महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे वे 2 बुरी आत्माओं का सामना कर रहे हैं जो अभी अभी कब्र से बाहर आई हैं। इस तरह की भावना ने उन्हें एक तरह का डरावना एहसास कराया। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े ने उदासीपूर्वक कहा, क्या थोड़ा है? बड़ा भाई परिवार की देखभाल करेगा और मैं जाकर उस छोटे को मार डालूंगा। श्वेत वस्त्र पहने बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उस बव्वा को सीधे मत मारो। वे रहस्यों से भरा हुआ है। उसे पकड़ो और उससे पूछताछ करो। उसके सभी रहस्यों को जान लेने के बाद उसे मारने में देर नहीं होगी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने सिर हिलाया और तुरंत आसमान में उड़ गया। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। यादव परिवार।
तुम कह रहे हो कि हमारे क्लैन के मौत के योद्धा, जिसमें जीतन शामिल थे, उन सबको उस बव्वा ने मार दिया। हासिम राय को भी उस बव्वा ने मार दिया। क्लैन के नेता जीतन यादव ने उदासी भाव से तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा। तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और फूट फूट कर रोने लगा। हमने हेलियन जेन से संपर्क खो दिया है। ऐसा लगता है कि वो गिर गया है। लानत है। जीतन यादव की निगाहें अत्यंत उदास थीं। वे और जीतन बचपन के साथी थे। बाद में जब वे क्लैन के नेता बने तो उन्होंने जीतन को वफादारों के नेता बनने का समर्थन किया। इन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, एक खुले में और एक अंधेरे में। अब जबकि जीतन मर गया है तो वफादारों के नेता का पद खाली था। जीतन यादव को जब महान बुजुर्ग की महत्वाकांक्षा के बारे में सोचा तो उन्हें सिर दर्द महसूस हुआ। ये सब हरमिंदर की गलती है। अगर वो नहीं होता तो मैं जीतन को उस बटोरे का पीछा करने के लिए नहीं भेजता जिससे जीतन की दुखद मौत हो गई। जीतन यादव ने गुस्से से कहा, कुलपति, अब हमें क्या करना चाहिए? तीसरे बुजुर्ग ने पूछा। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे डर है कि महान बुजुर्ग जल्द ही कदम उठाएंगे। जीतन यादव ने पूछा, राय कुल के बारे में क्या? मैंने सुना है कि राय कबीले के 2 बूढ़े अभी भी जीवित हैं और पहले ही एकांत से बाहर आ चुके हैं। तीसरे बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने कहा, वो लड़का जीतन और हासिम राय को मारने में सफल रहा। वो स्पष्ट रूप से सरल नहीं है। अब यादव परिवार को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं केवल जीतन को निराश कर सकता हूं, मैं उसका बदला नहीं ले सकता। राय कबीले को उस बटुए से निपटने दो। जीतन यादव ने आह भरी। कुलपति, आप बड़ी तस्वीर के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब जीतन को अंडरवर्ल्ड में आपके फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो आपको दोष नहीं देगा। तीसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। जीतन यादव ने आह भरी। जीतन यादव को नहीं पता था कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो भविष्य में यादव वंश को उखड़ने से रोकेगा। प्राचीन जंगल की गहराई में एक छिपी हुई गुफा में। हालांकि बाहरी दुनिया इस खबर से गुलजार थी कि उसने हासिम राय को मार डाला था, लेकिन रुद्रसेन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पहले से ही आधे महीने के एकांत में था। हालांकि उसने हासिम राय को मार डाला था, लेकिन झील का कुछ पानी मर गया था। यदि रुद्रसेन ने पानी को दबाने के लिए स्वर्ग की लौ का उपयोग नहीं किया होता तो वो कई बार मर गया होता। रुद्रसेन को नहीं पता था कि वो कितनी बार मर गया होगा। उस दौरान रुद्रसेन अपने शरीर में जल को घोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आधे महीने के बाद रुद्रसेन ने आखिरकार झील में पानी घोल दिया था। झील का पानी वाकई अजीब था। सौभाग्य से रुद्रसेन के शरीर में स्वर्ग की लौ थी। यदि उनके पास स्वर्ग की लौ नहीं होती तो रुद्रसेन झील में पानी को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होते। मैंने आखिरकार झील में अजीब पानी को भंग कर दिया है। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। वो थोड़ा भौहें चढ़ा गया और उस समय के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने बूढ़े शैतान और बूढ़ी औरत को झील की गहराई में भागते हुए देखा। वो नहीं जानता था कि वे 2 विशेषज्ञ क्या कर रहे थे। ये सोचकर कि ये मामला कुछ ऐसा नहीं है जिस पर वो अपनी वर्तमान ताकत के साथ विचार कर सकता है, रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने अपना एकांत छोड़ दिया। 10 दिन बाद रुद्रसेन ने एक छोटा सा शहर देखा। शहर में लोगों के आने जाने की हलचल थी। रुद्रसेन ने शहर में प्रवेश किया। फिलहाल शहर के कई किसान हासिम राय की मौत की बात कर रहे थे। हालांकि रुद्रसेन को लगा कि ये सामान्य है। आखिरकार यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ की मौत निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा मचाएगी। रुद्रसेन ने नेबुला पवेलियन जाने से पहले आराम करने की जगह खोजने की योजना बनाई। नेबुला पवेलियन नेबुला सिटी में स्थित था। नेबुला सिटी बंजर भूमि की 10 महान प्राचीन राजधानियों में से एक थी। नेबुला पवेलियन शहर का अधिपति था। उसी समय नेबुला पवेलियन बंजर भूमि की 4 महान प्राचीन शक्तियों में से एक था। रुद्रसेन को खेती करने के लिए नेबुला पवेलियन में शामिल होने की उम्मीद थी। शहर में एक छोटे से रेस्टोरेंट में, शंभू, छोटे भाई, मुझे आश्चर्य है कि आप नेबुला सिटी जा रहे हैं। अचानक एक जिज्ञासु आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन ने मुड़कर देखा और एक युवक को लगभग 27-28 वर्ष का देखा। युवक लंबा था, लेकिन उसका चेहरा सरल और ईमानदार था। जब उसने रुद्रसेन को घूमते देखा तो वो मदद नहीं कर सका अपना सिर खुजलाने से। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। क्या गलत है भाई? क्या आप भी नेबुला सिटी जा रहे हैं? युवक ने कहा, यही सही है, यही सही है। मैं भी नेबुला सिटी जा रहा हूँ। जिस स्थान पर हम हैं उसे पिंग याओ टाउन कहा जाता है। यहाँ से नेबुला सिटी तक अभी आधे महीने का सफर बाकी है, लेकिन ये सफर खतरे से भरा है। न केवल शक्तिशाली शातिर बयान है, बल्कि कुछ शक्तिशाली डाकू भी हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो इस यात्रा में आप दुखद रूप से मर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमारे समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। रुद्रसेन ने नहीं सोचा था कि नेबुला सिटी की यात्रा इतनी खतरनाक होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं होती यदि केवल शातिर बयान होते, लेकिन अगर डाकू होते तो ये बहुत डरावना होता। चूंकि नेबुला पवेलियन के रास्ते में डाकू थे, इसलिए उनमें से कई विशेषज्ञ होने बाध्य थे।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ईमानदार दिखने वाला युवक उसके साथ एक समूह बनाना चाहता था। रुद्रसेन अपने कौशल के कारण बोल्ड था, लेकिन वो मजबूत होने से नहीं डरता था। यदि वो अकेले यात्रा करता है तो वो आसानी से डाकुओं का शिकार बन जाता। अगर वो डाकुओं से घिरा हुआ होता तो ये केवल परेशानी को बढ़ाता। एक समूह बनाना बेहतर था। जैसा कि ईमानदार दिखने वाले युवक ने कहा, संख्या में ताकत थी। अगर डाकुओं ने देखा कि अधिक लोग हैं तो वे आसानी से परेशानी की तलाश में नहीं आ सकते थे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हर कोई नेबुला सिटी जा रहा है तो हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। ये सुनकर ईमानदार दिखने वाला युवक बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शंभू है। मैं आपको कैसे संबोधित करूं भाई? रुद्रसेन, भाई सेन, मेरे साथ आइए, मैं आपको सबसे मिलाने के लिए लाता हूं, शंभू ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और शंभू के साथ एक रेस्टोरेंट में चले गए। दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में 10 लोग बैठे थे। शंभू ने कहा, मैं वापस आ गया हूं। कुछ मोहक महिला ने कहा, शंभू, मैंने तुमसे किसी को खोजने को कहा था, क्या तुम उसे पाने में सफल रहे? शंभू ने कहा, ये सेन भाई है, वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने पाया है। रुद्रसेन ने सभी को सिर हिलाया और कहा, मैं रुद्रसेन हूं और मैं भी नेबुला सिटी जाने की योजना बना रहा हूं। मैंने भाई हान से सुना कि हर कोई नेबुला सिटी जा रहा था, इसलिए मैं यहां सभी के साथ आने आया। एक सफेद कपड़े पहने युवक ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अस्पष्ट रूप से कहा, शंभू, मैंने तुमसे किसी को खोजने को कहा था। तुम आधे दिन से बाहर हो और तुमने जो पाया है वो एक मार्शल जनरल कल्टिवेटर है। अगर हम रास्ते में वास्तव में विषम जानवरों या डाकुओं से मिलते हैं तो क्या वो हमारे लिए बोझ नहीं बन जाएगा? तुमने हमें निराश किया है। मूल रूप से तुम केवल मार्शल किंग क्षेत्र की पहली परत पर थे और हमने तुम्हें साथ लाने की योजना नहीं बनाई थी। हम तुम्हें जाने के लिए केवल तभी सहमत हुए जब तुमने बेशर्मी से हमसे भीख मांगी। अब तुम अपने से कमजोर एक किसान को लाए हो। तुम पहले से ही एक बोझ हो और अब तुम एक और बोझ लेकर आए हो। क्या तुम चाहते हो कि हम जब खतरे का सामना करें तो तुम दोनों की रक्षा करें? ये मासूम दिखने वाली युवती स्पष्ट रूप से एक आसान व्यक्ति नहीं थी। उसने रुद्रसेन और शंभू का मजाक उड़ाया। मैं डाटा पढ़ने के बाद शंभू अवाक रह गया। शंभू एक ईमानदार व्यक्ति दिखता था और इन लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि शंभू ईमानदार है और उसे धमकाना चाहते थे। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके और थोड़ा भौहें चढ़ा गए। हर कोई ये पहले से ही अच्छा है कि भाई हान किसी को साथ ला सके। भाई हान पर इतना कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हालांकि भाई सेन की खेती केवल मार्शल जनरल के क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी वो उच्च स्तरीय है। यहाँ तक कि अगर वो खतरे का सामना करता है तो उसे खुद को बचाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय एक युवक जो लगभग 15 या 16 वर्ष का लग रहा था बोला। जब दूसरों ने ये सुना तो वे मदद नहीं कर सके और थोड़ा भौहें चढ़ा गए। वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन अंत में वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि युवक के पीछे एक पुराना नौकर था। हालांकि वो एक नौकर था, लेकिन उसकी खेती मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत पर थी और वो समूह में सबसे मजबूत था। अगर वे इस खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित रूप से गुजरना चाहते थे तो उन्हें उसी पर निर्भर रहना होगा। जब एक मध्य उम्र के व्यक्ति ने देखा कि माहौल थोड़ा कठोर हो गया है तो वो मुस्कुराया और चीजों को सुहाने की कोशिश की। बाहर यात्रा करना आसान नहीं है। चूंकि हम यहाँ मिल सकते हैं तो इसे भाग्य माना जा सकता है। हर कोई कृपया इसे सहन करें। पीठ पर तलवार लिए एक अन्य मध्य उम्र के किसान ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। इस व्यक्ति की मानसिक शक्ति पूर्ण हो गई थी। ये इस बात का संकेत था कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने वाला है। वो मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत पर था। पीठ पर तलवार लिए ये किसान पुराने नौकर से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हालांकि वे दोनों मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत पर थे। पुराना नौकर बूढ़ा था और उसकी की और खून घट रहा था। स्वाभाविक रूप से उसकी खेती कमजोर थी। जहां तक पीठ पर तलवार लिए किसान का सवाल है, वो अपने जीवन के चरम पर था। वो अपनी खेती के चरम पर था। पीठ पर तलवार लिए इस किसान की कुछ प्रतिष्ठा थी। उसने कहा, चलो स्पिरिट ड्रैगन इन चलते हैं और रात के लिए आराम करते हैं। हम आज जो खरीदने की आवश्यकता है वो खरीद लेंगे। कल सुबह हम स्टार क्लाउड सिटी के लिए रवाना होंगे। सभी ने सिर हिलाया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सभी एक एक करके तितर बितर हो गए। युवक योहान, अभी मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत आभार। हालांकि शंभू मूर्ख था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। इसलिए सभी के तितर बितर होने के बाद वो पहला व्यक्ति था जिसने युवक को धन्यवाद दिया। बूढ़ा नौकर युवक के सामने दौड़ा और उसे रोक लिया। शंभू ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। युवक ने कहा, भाई शंभू, आपका स्वागत है। रुद्रसेन ने भी अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, धन्यवाद भाई योहान। युवक ने सिर हिलाया और कहा, ये कुछ नहीं है। युवक का रुद्रसेन के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था।
इसके बाद वो पुराने नौकर के साथ चला गया। भाई सेन, मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं नहीं सोचता, शंभू ने शर्मिंदा होकर कहा। काफी देर सोचने के बाद भी वो अभी नहीं जानता था कि खुद को कैसे व्यक्त करे। वो एक बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति थे। रुद्रसेन के मन में उनके बारे में अच्छा प्रभाव था।